दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है और इस वीडियो के दौरान जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ कोविड लिखने में आ गया, कोविड 19 का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा। मैं इंड एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने वाला हूँ काफ़ी कुछ कि इंड एएस इम्पैक्ट क्या रहेगा इन सब चीज़ों पे। अब तक जो भी एडवाइसरी आईसीएआई की तरफ से आई है उसके लिए ये वीडियो किसके काम का है। जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं एक उन लोगों के लिए काम का है। जो लोग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने वाले हैं बेस्ड ऑन इंड एएस, ये वीडियो उन लोगों के लिए काम का है। स्टूडेंट्स जो नवंबर 20 अटेम्प्ट देने वाले हैं उन लोगों को इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, ये वीडियो उन लोगों के काम का है। तो ये सारी की सारी जो लोग हैं उन लोगों ने इसे पूरे तरीके से फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। मेरे कई सारे क्लाइंट्स ने मुझे ये सवाल पूछा है कि सर कोई रिलैक्सेशन होगा, अभी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत सारे वैल्यूएशंस फेयर वैल्यू वगैरह सब डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे इश्यूज है जिससे वो लोग जूझ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सर रिलैक्सेशन कुछ आया है क्या, आप बताइए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा और इस वीडियो के दौरान मैं आपको कई सारे इंड एएस के इम्पैक्ट्स बताऊंगा। माइंड माय वर्ड्स, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ आईसीआई की तरफ से दी गई एडवाइजरी के बेसिस पे है, ये सिर्फ एडवाइजरी है। एमसीए की तरफ से मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक के एज सच कुछ आया नहीं है कि आपको ये एक्स्ट्रा बताना है। दिस इज फॉर 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर एंड, 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर एंड की जो रिपोर्ट बननी है उससे रिलेटेड उनकी तरफ से कुछ गाइडेंस आता है, मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कुछ छोटे इजी स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री के ऊपर इंपैक्ट आया है? इन्वेंट्री के ऊपर बहुत सॉलिड इंपैक्ट आया है, बहुत ही सॉलिड इंपैक्ट आया है। आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि देखिए हुआ क्या। सडनली एक दिन आप अपनी शॉप में बैठ के आइसक्रीम सेल कर रहे थे और सडनली कोरोना के कारण पूरा मार्केट शट डाउन कर दिया गया। तो शट डाउन कर दिया गया तो आपकी आइसक्रीम्स वहीं पे पड़ी थी एंड दीज आर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। आपका ये प्रोडक्ट बिकने के लिए इतना आसान नहीं था, 20-25 दिन तक के शॉप्स बंद हैं। उसके बाद मतलब उसके बाद में फर्दर एक्सटेंड हुआ, बहुत सारी बातें आई, तो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी थी, उस इन्वेंट्री पेरे ऑब्सोलीट हो गई, पेरिश हो गई। इसका इंपैक्ट 31 मार्च 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लेना है कि नहीं, क्योंकि उस दिन वो पेरिश नहीं हुई थी, उस दिन वो पेरिश नहीं हुई थी, उस दिन वो एक्सपायर होने के थे। वो प्रोडक्ट उस दिन सेलेबल था पर हम सेल नहीं कर पा रहे थे। पर हमें पता था कि जब तक के लॉकडाउन निकलेगा इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हो चुके होंगे जो खराब हो गए और हम उसे कस्टमर्स को बेच ही नहीं पाएंगे। हल्दीराम्स इतना बड़ा स्वीट स्टोर है, वो तक बंद कर दिया गया था। अब स्वीट की तो लाइफ ही कितनी होती है, आप सोचिए उनके प्रोडक्ट्स भी पूरे पूरे पड़े पड़े सड़ गए, उनको तो वो भी सारे के सारे प्रोडक्ट बेचने फेंकने पड़े। ऐसे तो कितने सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको इस चीज का इंपैक्ट लेना पड़ेगा। यस, एडवाइसरी आपको बोलती है कि देखा जाए तो आपने देखिए एडवाइसरी में बोला गया है ये कुछ डाउट्स है, ये कुछ डाउट्स है जो आपको ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान देना चाहिए कि बेसिस पे मैं आपको एडवाइसरी की तरफ से कुछ गाइडेंस बताऊंगा। वो बोलते हैं कि देखिए 31 मार्च को एक फोर्स मेजोर करके एक कंसेप्ट होता है कि मतलब गवर्नमेंट के किसी एक्ट के कारण अगर आप किसी चीज को बेच नहीं पा रहे हैं, मतलब 31 मार्च को आपको पता है कि ये बिक सकता है पर हम नहीं बेच पा रहे, इसे हमें फेंकना पड़ेगा, इसे हमें फेंकना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर उस पे होने वाला कोई नुकसान है तो उसे उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा दीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका डिस्क्लोजर हम देंगे कि भाई ये कोविड 19 के कारण हुआ है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एवरी लॉस दैट यू आर बुकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड 19 इंपैक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड 19, वहां हम डिस्क्लोजर देंगे कि आपको कोई ये जो नुकसान है ये कोविड 19 के कारण हो रहा है, ताकि ये अलग से सेपरेटली दिखे। क्या पीएनएल में अलग से दिखाना है? अभी तक के ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको वीडियो अपलोड के बेसिस पे डेट मिल जाएगी कि किस दिन मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बोला जाएगा बाद में कि ऐसे लॉसेस को अलग से बताइए, बट फिलहाल डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में हम देंगे कि ये जो लॉस हो रहा है ये कोविड 19 के कारण हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनआरबी विच इज लोअर, पहला कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा सवाल, इंड एस 2 में आपको बोला गया कि इन्वेंट्री का जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो आप फिक्स्ड ओवरहेड लेते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट एलोकेट करते हैं इन्वेंट्री में, बराबर है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत कम लूंगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मुझे बहुत कुछ डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। अगर मैं काफी सारे यहाँ पे सम सॉल्व करने बैठ जाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट। सपोज कीजिए 10 करोड़ रुपए का फिक्स कॉस्ट है, 10 करोड़ रुपए का फिक्स कॉस्ट है और 1 करोड़ यूनिट्स बनते हैं नॉर्मली,
1 करोड़ यूनिट बनते हैं नॉर्मली, तो आप 10 रुपए का कॉस्ट एलोकेट करते हैं हर यूनिट को, ये इंड AS 2 बोलता है फिक्स कॉस्ट के लिए। अगर 1 करोड़ यूनिट बन सकते हैं पर फिर भी आपने 80 लाख यूनिट्स ही बनाए, आपने 80 लाख यूनिट्स ही बनाई, ये एबनॉर्मल बातें हैं, ये एबनॉर्मल बातें हैं। हम कॉस्ट एलोकेशन 1 करोड़ यूनिट्स के बेसिस पे ही करेंगे, ये नॉर्मली लिखा गया है इंड AS 2 में। अब हुआ यूं कि फैक्ट्रीज हो गई बंद, जिसके कारण नॉर्मल प्रोडक्शन जितना होना था उससे कम प्रोडक्शन हुआ। रीजंस तो एबनॉर्मल हो गए, पर देखा जाए तो कोविड-19 इंपैक्ट के कारण हुआ है। अब कोविड-19 ये कोरोना इंपैक्ट के कारण अगर कोई चीज हो रही है तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? आप में से कई लोग बोलेंगे ये नॉर्मल है। हाँ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इसके कारण आप जो नॉर्मली प्रोडक्शन करते थे वो नॉर्मली प्रोडक्शन कम हो गया। तो कितना कम हो गया, ये कोविड-19 इंपैक्ट के कारण कितना कम हो गया, उसे नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स में से कम कर दीजिए, उसे नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स में से कम कर दीजिए। पर ऑडिटर को यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा बॉस, बहुत केयरफुल। क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूँ। इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इकोनॉमिक रिसेशन से भी जूझ रहा था, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। अगर हम कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो नॉर्मली वो 10,000 यूनिट्स बना सकता है, तो हो सकता है इस बार ऑपरेशंस के दौरान उसने सिर्फ 8,000 यूनिट्स बनाए। तो आप बोलोगे सर बेच ही कम सकता था तो बनाएगा भी तो कम ना। बट हाँ, उन लोगों ने बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी थे कि वो बेच सकता था 10,000 यूनिट्स, फिर भी उसने कम यूनिट्स बनाए। जैसे लेबर स्ट्राइक के इश्यूज आ गए, पैसे आप टाइमली नहीं दे रहे थे, मैंने आपको कहा आप इकोनॉमिक रिसेशन से कहीं ना कहीं जूझ रहे थे, कई सारे लोगों को कई सारे इश्यूज आ रहे थे, लिक्विडिटी क्रंच था, बहुत सारे इश्यूज थे, जिसके कारण हम हमारे प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। और ये हुआ, ये मैंने आपको एग्जांपल में ऑटोमोबाइल सेक्टर बोल दिया, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये हुआ भी कि ऑर्डर्स होने के बाद हम टारगेट्स को नहीं अचीव कर पाए बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच, ये इश्यूज तो चल ही रहे थे। अब कोरोना के इंपैक्ट के कारण आप इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते थे, आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकते थे 9,000, तो आपने 9,000 के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। मैं जब बोलता हूं तो ये सुनने को बहुत आसान लगता है, पर प्रैक्टिकली आप सोचिए कि जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे और आप ये डेटा मांगेंगे तो क्लाइंट आपको क्या बोलेगा? क्लाइंट आपको बोलेगा सर 8,000 यूनिट्स ही बन सकते थे, कोरोना के कारण 2,000 यूनिट्स कम बने। आप समझिए, कोरोना के कारण 2,000 यूनिट्स कम नहीं बने, कोरोना के कारण सिर्फ 1,000 यूनिट्स कम बने। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप इस तरह का बाइफर्केशन निकाल रहे हैं, ठीक है? तो कोविड का इंपैक्ट हम फिक्स कॉस्ट में देंगे, कंसिडरिंग इट टू बी अ नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल रीजंस है, पर उसके कारण होने वाला नुकसान का मतलब ये नहीं है कि इन्वेंट्री में इसे ऐड ना करें। आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं सर इन्वेंट्री में इसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। व्हाई विल एनीवन बेयर एन एक्स्ट्रा कॉस्ट? मतलब इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे बढ़ सकता है जब इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू तो रिड्यूस हुआ है। सो देयर आर टू डिफरेंट इंपैक्ट्स दैट यू आर सीइंग। नॉर्मली ये प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, इसीलिए उसे एबनॉर्मल कंसिडर करना थोड़ा सा गलत होगा। अनएलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं वो वहां पे से वो वाली पॉइंट बताई गया है। अब अगर आप उसका लॉस पीएनएल में दिखा रहे हैं और कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिचएवर इज लेस में एनआरवी लॉस अलग से और पीएनएल में दिखा रहे हैं, ये दो अलग अलग बातें होती है, दोनों के डिस्क्लोजर्स अलग अलग होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। कोविड के कारण कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा क्या? और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ह्यूज हो गया था, एक तो नंबर ऑफ व्हीकल जितने ट्रांजिट चलते थे वो ट्रांजिट उतने चल नहीं रहे थे, तो लोगों को अपना कॉस्ट कम ट्रांसपोर्ट यानी जितने ट्रांसपोर्टेशंस हो रहे हैं उतने में ही अपना पूरा कॉस्ट निकालना था। आप समझिए, उनके ईएमआई कम नहीं हो रहे थे, उनको अपनी गाड़ियों के पेमेंट देने हैं, उनके लेबर के पेमेंट देने हैं, स्टाफ का पेमेंट देना है। पर पहले अगर 10 ट्रिप होती थी तो अब सिर्फ 2 ट्रिप हो रही है, तो इतना बड़ा इंपैक्ट था। तो दैट मीन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज सडनली, ठीक है? लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर नहीं मिल रहा था, ये सारे के सारे इश्यूज थे जिसके कारण कुछ एडिशनल कॉस्ट लगा। क्या वो इन्वेंट्री कॉस्ट में लेना है? ये भी कोविड-19 का इंपैक्ट है। यस, ये कॉस्ट भी आप लोगों ने लेना चाहिए। यहां तक के मैं आपको इंड AS 2 इंपैक्ट के बारे में जितना बता सकता था मैंने बताया। ये तो छोटा सा स्टैंडर्ड हुआ, बड़ा स्टैंडर्ड देखते हैं, सबसे बड़ा इंपैक्ट देखते हैं। गोइंग कंसर्न, सबसे बड़ा इंपैक्ट। बहुत सारे बिजनेसेस, माइंड माय वर्ड्स, बहुत सारे बिजनेसेस आने वाले 3 से 4 महीने में बंद हो जाएंगे। यस, ये होगा। या फिर अगर वो नहीं भी बंद हो रहे हैं, वो एक ऐसी स्थिति से गुजरेंगे कि शायद वो बंद हो जाएं एंड दे विल वेट फॉर अ मिरेकल कि ऐसा कुछ तो हो, हमें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कहीं से पैसे मिल जाए जिसके कारण हम लोग कंटिन्यू कर सकें, ठीक है? आप लोगों ने कई जगहों पे पढ़ा होगा 50% पे कट्स हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के। कितने सारे लोगों को तो सैलरीज वगैरह में जिनको जॉब लग गए थे उनको जॉब के ऑफर लेटर्स नहीं आ रहे, सैलरी कुछ भी नहीं मिलेगी, बहुत सारे लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया गया। ये तो आप सिर्फ एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आप एम्प्लॉयर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि बिजनेस को भी जो ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच वगैरह से जूझ रहे थे, पहले से कई सारे ऐसे बिजनेसेस जो ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच से जूझ रहे थे,
मुझे पता है कई सारे मेरे क्लाइंट्स, मैं मेरे क्लाइंट्स की जब बात करता हूँ तो इंडिया इम्प्लीमेंटेशन के क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि सर ये जो जीएसटी क्रेडिट का पॉइंट चल रहा है, जीएसटी क्रेडिट का जो पॉइंट चल रहा है जिसके अंदर में जो लोग क्वार्टरली रिटर्न्स फिल करते हैं उनका सिर्फ हम 20 to 30% ही क्रेडिट ले सकते हैं। मैं एग्जैक्टली क्लियर नहीं हूँ उस पॉइंट को लेके, आई एम नॉट ए एक्सपर्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, पर हाँ ऐसा एक पॉइंट था जिससे रिलेटेड वो बोल रहे थे कि सर अब हमको हमारे जेब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है जिसके कारण हम लोगों को लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे हैं। ऐसे कई सारे क्लाइंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी ऑलरेडी। अब आप समझिए कि सडनली कोविड के कारण पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो गया, बहुत सारे लोग जिनसे रिसीवेबल्स थे डेटर्स से, अब वो तो बोल दे कि और डिलेड पेमेंट देंगे। क्रेडिटर्स आपके पीछे पड़े रहेंगे कि आप पेमेंट दीजिए, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है, उनको भी अपना घर चलाना है। लेबर आपसे पेमेंट मांग रही है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट लग रहा है, हर तरह के पेमेंट्स आपको पे करते जाना है। रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज, इन लोगों के गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी जो मैन्युफैक्चर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जनरेट करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि मिनिमम इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करेंगे, इसलिए मिनिमम इतना बिल हम पे करेंगे, विच इज अराउंड 1 करोड़ to 1.5 करोड़। सो इवन इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग, आपको ये बिल पे करना पड़ेगा। क्यों बिल पे करना पड़ेगा? फैक्ट्री बंद है तो भी हम तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी एकदम से तो अपना प्लांट शट डाउन नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो लोग जनरेट कर रहे हैं, आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, वेस्ट हो जा रही है। यू कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिसिटी एनीवेयर। तो ये वेस्टेज का कोई है नहीं, कोई जवाब नहीं है इसका। ऑलरेडी रेसिडेंशियल लेवल पे इसका लॉस तो होता ही है, पर फैक्ट्री हाउसेज वगैरह को पैसे बेयर करने पड़ते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट होगा, आपको जज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या ऐसे बिजनेसेस है जिनका गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसका डिस्क्लोजर हमें देना पड़ेगा अलोंग विद द पॉइंट कि ये इम्पैक्ट कोविड-19 के कारण आया है। डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और हाँ ये समझना पड़ेगा कि क्या सचमुच कोविड-19 के कारण ये इम्पैक्ट आया है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज की डेट में विंडो ड्रेसिंग के बहुत बड़े पॉइंट के ऊपर आके ठहर गया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। कई सारे लोग जिनका बिजनेस की हालत वैसे भी खराब थी, वो अब ये बोल देंगे कि हमारा बिजनेस खराब कोविड-19 के कारण हुआ है, कोरोना के कारण हुआ है। तो दिस कैन बी एन एस्केप पॉइंट फॉर देम, जिसमें वो लोग बोल देंगे एस्केप करके कि हाँ ये तो कोरोना के कारण हुआ है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर एक्चुअल रीजन कोरोना नहीं होगा, एक्चुअल रीजन उन लोगों के कुछ और हो सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल एट दिस टाइम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? कई सारे एसेट्स में हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम बोलते हैं कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइफ। पहला सवाल आया रेसिडुअल वैल्यू, क्या एसेट अब भी आप जो सोच रहे थे जिस प्राइस पे बिकेगा, क्या अब भी उस प्राइस पे बिक पाएगा? क्योंकि विद दिस इम्पैक्ट यस चीज़ों की कीमतें गिरेगी, बहुत गिरेगी। एक छोटा सा एग्जांपल हम सामने सामने देखते हैं। आप सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे थे, अब आपको क्या लगता है सेकेंड हैंड कार जो प्राइस पे पहले मिल रही थी वही प्राइस पे अभी भी मिलेगी, या उससे प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा? प्राइस कम हो जाएगा। आप फ्लैट लेने की सोच रहे थे, आप पहले जो प्राइस पे सोच रहे थे आपको फ्लैट मिलेगा, आप क्या लगता है अभी भी वही प्राइस पे बिल्डर्स फ्लैट बेच रहे होंगे? ऑब्वियसली नहीं, वहां पे भी प्राइस कम हो जाएगा। हर चीज की कीमत गिरने वाली है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आएगा, विच मीन्स रेसिडुअल वैल्यू इज गोइंग टू चेंज। सो यू हैव टू सी दैट इम्पैक्ट। दूसरा लाइफ, हम पहले एसेट जितने साल सोच रहे थे चलाने का उसके ऊपर में भी इम्पैक्ट आएगा कि अब एसेट को रिप्लेस शायद और डिलेड पीरियड पे करेंगे। मे बी पहले जितने पीरियड में सोच रहे थे कि हम इतने पीरियड तो चलाएंगे ही चलाएंगे, अब सोच रहे होंगे नहीं यार थोड़ा सा और डिलेड और थोड़ा ज़्यादा चलाएंगे, इतना जल्दी अब रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो लाइफ खुद ब खुद बढ़ जाएगी एसेट की, हो सकता है। या फिर हो सकता है कि अब डबल शिफ्ट में काम करने के कारण एसेट ज़्यादा डिटोरेट होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ना पूरा है, ये भी हो सकता है। तो ये सब के सब है आपके एस्टिमेट्स में चेंज, ये सारे के सारे चेंज इन एस्टिमेट्स यहाँ पे लेना पड़ेगा। इनफैक्ट एक एडवाइसरी जो आईसीएआई ने नहीं दी है पर मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है, ये भी है कि कई सारे लोग अब ये भी सोचेंगे कि क्यों ना हम कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ शिफ्ट करें, या जो लोग रीवैल्यूएशन मॉडल में है वो लोग सोचे कि हम क्यों ना कॉस्ट पे शिफ्ट करें। क्यों? कई सारे एसेट्स की, क्योंकि सेकेंड हैंड एसेट्स की फेयर वैल्यू कम हो जाएगी। अब फेयर वैल्यू मेथड अडॉप्ट करने वाली कंपनीज को पता है कि लोग उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बोलेंगे भैया तुम्हारे एसेट्स की फेयर वैल्यू बहुत गिर गई है, बहुत गिर गई है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने में बहुत दिक्कत होगी, कंपनी का वैल्यूएशन गिरेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, पर हाँ क्योंकि मार्केट में ओवरऑल प्राइसिंग का फॉल होने के कारण उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट दिखेगा, जो सही नहीं होगा। आईसीआई ने इसके ऊपर फिलहाल कोई एडवाइस नहीं दिया है। मेरा ये मानना है कि यस अ लॉट ऑफ पीपल
विल शिफ्ट मे बी सपोजिटली फ्रॉम रिवैल्यूएशन टू कॉस्ट मॉडल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आगे आप इसके ऊपर भी कोई ना कोई गाइडेंस एक्सपेक्ट कीजिए कि क्या ये बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। टू शिफ्ट फ्रॉम अ मॉडल इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वेदर इट इज अलाउड और नॉट। रिक्लासिफिकेशन, कई सारे एसेट्स ऐसे होंगे जो अब इंडस्ट्रीज सोचेगी कि यार बेच देते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस जो वो लोग कर रहे थे वो सोचेंगे कि अब इसको बंद कर देते हैं। जो एसेट्स वगैरह हमारे एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, इन एसेट्स को पूरे तरीके से बेच देते हैं, इनको यूज नहीं करते। जैसे कई सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी होंगे जो वो लोग सोचेंगे कि अब ये बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। सो उससे रिलेटेड जो एसेट्स है, एक सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, एक सेगमेंट जो आप बंद करोगे, जैसे कई सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे जिनके अपने खुद के रेस्टोरेंट चेन्स होंगे, मे बी वी नो देयर इज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन रेस्टोरेंट चेन्स। शादियां जहां होती थी वो इवेंट हॉल्स, रेस्टोरेंट चेन्स, आपने देखा होगा रिसेंटली पिछले 2 साल में कई पूरे के पूरे इंडिया में भयानक रेस्टोरेंट्स खुले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे बंद भी होंगे। ये वो लोग होंगे जो दूसरे भी बिजनेसेस करते होंगे और साथ में ये भी बिजनेस शुरू किया होगा। सो दिस इज अ डिफरेंट सेगमेंट। अगर ये बिजनेस बंद करेंगे तो इनसे रिलेटेड एसेट्स आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिख रहे थे, नाउ यू नीड टू रिक्लासिफाई टू नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इंड AS 105 का इंपैक्ट आएगा। कई सारे ऐसे एसेट्स होंगे जो बेचने के लिए नहीं निकाले होंगे, अबैंडन्ड एसेट्स होंगे। हमने ये सोचा कि यार अब यूज नहीं करते हैं, 10 मशीन्स थी, 4 ही यूज करेंगे, 6 मशीन्स अबैंडन करके रख दो, अभी फिलहाल कोई नहीं लेने वाला है। तो ये सारे के सारे रिक्लासिफिकेशंस भी हमको समझना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन था, अगर कोई एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स का बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन सस्पेंड होगा या नहीं होगा। क्योंकि कोई एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, कोविड-19 के कारण बंद हो गया, स्टॉप हो गया उसके ऊपर काम, लोग चले गए, 21 डेज एक्सटेंशन प्लस एक्सटेंशन, हम ऑलमोस्ट अज्यूम कर सकते हैं करीब करीब 3 महीने तक का इंपैक्ट आ सकता है मे बी। और ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री स्टार्ट हो जाए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, फिर भी आप इस एसेट का कंस्ट्रक्शन रोक दें, तो उसका बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रोक दें या सस्पेंड कर दें। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन अंडर इंड AS 23। मेरा मानना है ये आपके कंट्रोल में नहीं था, गवर्नमेंट के एक्ट के कारण हुआ, तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू कीजिए, कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू कीजिए। पर कब तक? जब तक सरकार ने आपको बोला था बंद करके रखो। बिजनेस 2 महीने तक बंद था, बाद में सरकार ने बोला आप फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, आपने शुरू कर दिया, पर आपने इस एसेट का कंस्ट्रक्शन रोक दिया। आपने बोला अभी नहीं करेंगे, 6-7 महीने बाद करेंगे, लिक्विडिटी इश्यूज है, अभी अपन नहीं कर सकते। ऐसे में आपका कैपिटलाइजेशन सस्पेंड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैनेजमेंट ये डिसीजन ले रहा है। जब तक कि गवर्नमेंट का इंपैक्ट था तब तक कि उसके ऊपर में कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू होना चाहिए। इंड AS 23 इज वेरी क्लियर। टेम्पररी सस्पेंशन है, टेम्पररी सस्पेंशन उनके कैपिटलाइजेशन नहीं रोके जाते, टेम्पररी सस्पेंशन के कारण कैपिटलाइजेशन नहीं रोकते। कोविड-19 इंपैक्ट इज लाइक अ टेम्पररी सस्पेंशन। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई बहुत 1 साल तक के चल रहा है, इट इज 2 months 3 months मैक्स, 2 से 3 महीने तक के हम फिलहाल पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके आगे आपका डिसीजन होता है कि आपको उसका कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा लंबे समय के लिए सस्पेंड कर दिया, ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रोक देंगे। एक और गाइडलाइन है जो बहुत जल्दी आएगी, तैयारी में रहिएगा, डी रिकॉग्निशन के अंदर में कंसेप्ट आएगा। मैं मेरी क्लाइंट का आपको किस्सा बता रहा हूँ। मेरे क्लाइंट का एक इंड AS वाला एक क्लाइंट है, जो ये JCB मशीन्स वगैरह आप देख रहे थे, जगह जगह मेट्रो वगैरह का काम चालू है, ये उनका काम करते थे, ये उनको रेंट पे ये सारी की सारी मशीन्स देते थे। नाउ दीज मशीन्स वो कैपिटलाइज अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हुआ क्या कि जब ये कोविड का इंपैक्ट आया, ये सब चलाने वाले लोग इन मशीन्स को वहीं के वहीं वैसा का वैसा छोड़ के चले गए। आप समझ रहे हैं, चले गए। गवर्नमेंट से अब आप परमिशन ले रहे हो, पुलिस से आप परमिशन ले रहे हो, फिर आप लोगों को अपनी, देखिए सब हाईवेज वगैरह बंद है, टोल प्लाजाज वगैरह बंद है, हर जगह की पुलिस आपको अभी रोकने वाली है। तो परमिशन लेके आप सिक्योरिटी गार्ड्स को जगह जगह भेज रहे हैं कि भैया ये मशीन हमको कहीं सिक्योर जगह पे लगाने दो, पार्क करने दो। वो लोग वहीं छोड़ के चले गए, हमको पता ही नहीं है उन मशीन्स की क्या हालत है। एंड फाइनली जब वो वहां पे गए तो कुछ मशीन्स के टायर्स चोरी हो चुके हैं, कुछ मशीन्स के बड़े बड़े पार्ट्स चोरी हो चुके हैं। आप समझिए लोहा वगैरह सब स्क्रैप के भाव पे बिक जाता है। अभी बिका नहीं बिका बात अलग है, लोग ये सड़कों पे खड़े व्हीकल्स थे, चोरी हो गए इनके पार्ट्स। ऑब्वियस ही बात है अब इन लोगों को एक कॉस्ट इनकर करना है, इन पार्ट्स के रिप्लेसमेंट के लिए नए पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे, तो उनका कैपिटलाइजेशन और पुराने पार्ट का डी रिकॉग्निशन। इंड AS 16 के अंदर में एक कंसेप्ट है, अगर आप पार्ट बदलते हैं तो कैपिटलाइज होता है, पुराना पार्ट डी रिकॉग्नाइज होता है। डी रिकॉग्नाइज करके उसका कॉस्ट आप PNL में डालते हैं। ये कितना ह्यूज कॉस्ट होगा आप सोच के देखिए। कई सारी हाईवेज वगैरह के ऊपर जो कंपनीज वगैरह काम करती है, जो मेट्रोज वगैरह के लिए काम करती है, वी नो कंपनीज लाइक एफकॉन्स, वी नो कंपनीज लाइक NCC लिमिटेड, वो सब अभी इन सब चीज़ों के ऊपर रिपोर्टिंग करने वाली है। ये कॉस्ट बहुत ह्यूज रहने वाला है।
कोविड-19 इम्पैक्ट में क्या इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए? माय आंसर इज यस। तो बहुत सारी बातें तो मैं आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे क्लाइंट जब मुझे ये सवाल पूछते हैं तो मुझे भी सोचना पड़ता है, हाँ यार ये भी तो इशू है, ठीक है। अभी इनके ऊपर कोई एडवाइजरी नहीं आई है, बट यस एक्सपेक्ट इन सब के ऊपर एडवाइजरी आएगी। वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 का इम्पैक्ट देखना है। हम इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। कई सारे एसेट्स इम्पेयर होने वाले हैं। ये कई सारे एसेट्स इम्पेयर क्यों होंगे? हम इम्पेयरमेंट में करते क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। बिजनेस रिसेशन से जूझ रहा है, आपने कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे लोगों की रिपोर्ट पढ़ी होगी कि यस बिजनेस, हम ऑलमोस्ट बिजनेस वाइज 5 से 10 साल पीछे जा चुके हैं। यानी कि जो आपके पहले, यानी जो कैश फ्लोज हमने आज एस्टिमेट किए थे कोई भी इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए, वो कैश फ्लोज रिवाइज हो गए हैं। अब आप शायद उतना कैश फ्लो जनरेट ना कर पाए। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप समझिए आपके एसेट्स इम्पेयर हुए होंगे। इम्पेयरमेंट के अंदर में हम करते क्या है? वैल्यू इन यूज जो हम बोलते हैं वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, जो भी हम लोगों को स्क्रैप वैल्यू मिलेगी एसेट की। तो ये सब का प्रेजेंट वैल्यू तो आप यहाँ पे ले रहे हैं ना, और आप ले क्या रहे हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा इंपैक्ट रहने वाला है बॉस। इम्पेयरमेंट होगा, उस इम्पेयरमेंट का हम रीजनिंग देंगे। कोविड-19 इम्पैक्ट। नाउ इम्पेयरमेंट के अंदर एक पॉइंट दिया गया है, इम्पेयरमेंट तभी हो सकता है व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल चेंज और इंटरनल फैक्टर। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स दिए गए हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स दिए गए हैं। क्या कोविड-19 एक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा? आंसर इज यस, क्योंकि कोविड वाज अ वर्ल्ड राउंड इम्पैक्ट, इकोनॉमिक रिसेशन बहुत भयानक है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। गुडविल के ऊपर बहुत भयानक इम्पेयरमेंट टेस्ट होने वाले हैं कई सारे लोगों के। गुडविल का मैं सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों को, आपने जोमेटो स्विगी वगैरह का देखा ही होगा। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग, मैं न्यूज़ वगैरह के ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा आप लोगों के सामने। एक डिलीवरी बॉय जो फूड डिलीवर कर रहा है उसे कोरोना था, उसके कारण उसने जहाँ जहाँ फूड डिलीवर किया वहाँ पे भी कोरोना फैल गया। गुडविल इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ, लोग अब डरते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में ट्रैवल करने से, ये होगा। ट्रेन्स वगैरह में ट्रैवल करने से डर लगेगा। सो IRCTC तो वैसे टेक ओवर कंपनी नहीं है, उनका अपना खुद का, जैसे अगर कोई गुडविल होता टेक ओवर किया हुआ तो ऑब्वियस ही बात है इम्पेयर होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐसी कई सारी कंपनीज है जिन, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लेवल के पे बहुत सारे लोगों ने टेक ओवर किए होंगे ऐसे बिजनेसेस, गुडविल दिख रहे होंगे, यस गुडविल इम्पेयर हो गए होंगे। ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स कोविड-19 इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है, जिनके सेपरेट डिस्क्लोजर्स आप लोगों को देने पड़ेंगे। सबसे मेन पॉइंट है, क्या ये एक रीजन बनेगा? एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर रहे तो ही आप इम्पेयरमेंट कर सकते हैं। क्या ये रीजन बनेगा? यस, ये रीजन बनेगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट एसेट। वेरी बिग इम्पैक्ट। डिस्काउंटिंग प्रोविजंस भयानक बनेंगे। बहुत सारे आपके कस्टमर्स अब आपको पैसे नहीं देंगे, होगा। या बहुत सारे कस्टमर्स ये बोलेंगे सर अब हम पेमेंट लेट देंगे, हम इमीडिएट पेमेंट नहीं दे सकते, पेमेंट में आपको हमें डेफरमेंट पीरियड देना पड़ेगा। हालत ये भी है कि कई सारे क्लाइंट्स जिनको आपने लोन्स वगैरह दिए थे, खैर उसके ऊपर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे ज़्यादा कमेंट करूंगा, दे हैव टोल्ड कि हम इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, आपको 2-3 महीने का इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल रीपे करेंगे। यस, दिस इज ऑल्सो द इम्पैक्ट दैट हैज हैपेंड। तो इंड AS 37 में आपको कई सारे ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। इनफैक्ट ये भी होगा कि आपके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट तो वनरस हो गए होंगे। थिंक ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्रूड। आपने सपोज कीजिए किसी को क्रूड सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है एट अ वेरी लो प्राइस, और सॉरी एट अ वेरी, यानी आज के प्राइस पे आप सोच के देखिए कि क्रूड का प्राइस इतना कम हो गया, बट आने वाले समय में क्रूड का प्राइस वापस से जब ऊपर चले जाएगा तो फिर क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वनरस हो जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको ह्यूज लॉसेस बुक करने पड़ेंगे, हो सकता है। ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अब वनरस टर्न आउट होंगे। फॉर एग्जांपल हम इंडिगो एयरलाइंस वगैरह सब की बात करते हैं, ये सारी के सारे एयरलाइंस ने कई सारे, हो सकता है अपने फ्लाइट्स वगैरह बुक करके रखे होंगे। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स दीज फ्लाइट्स, उन लोगों के साथ में। अब इन लोगों के बहुत सारे रूट्स तो वैसे भी ये लोग जो सोच रहे थे वो रूट्स भी बंद कर देंगे, पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें नई फ्लाइट्स खरीदना है, उससे एज सच देखा जाए तो प्रॉफिट कुछ होगा नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट टर्न्ड आउट टू बी वनरस। छोड़िए, बहुत आगे की बात कर दिया मैंने। जो फ्लाइट्स वगैरह एयरपोर्ट्स पे खड़े हैं, आप वहां के पार्किंग चार्जेस पे कर रहे हैं, और अब वो खड़े हैं 24/7। पहले 24/7 नहीं खड़े होते थे, अब 24/7 खड़े हैं वहां पे। सोचिए कितना आपका, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको वो पैसा देना पड़ेगा, आप और कहीं पार्क कर नहीं सकते। द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टर्न्ड आउट टू बी वनरस फॉर एटलीस्ट सम पीरियड। ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है। तो इन सब का इम्पैक्ट आपको लेना पड़ेगा और इसमें कोविड-19 का अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा।
ठीक है। सो यस, अ लॉट ऑफ प्रोविजंस विल कम अप, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कई सारे लॉस होंगे, प्रोजेक्शंस करने पड़ेंगे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अब लग रहा है कि वनरस हो गए होंगे। देखिए मैं जब बोलता हूँ ना तो ये सुनने को बहुत आसान लगता है, हाँ सर इंडिया में यही तो लिखा है, पर आप समझिए अब ये सब चीज़ें आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिनके क्लाइंट्स ये एयरलाइंस वाले होंगे, जिनकी वहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स अब खड़ी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा एंड दिस इज अ प्योर लॉस। तो ऐसे वनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन इमीडिएटली बनाना है। आपको अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा सर ये है अभी कुछ नहीं कर सकते, इसका करना ही पड़ेगा। कई सारे लोगों ने फैक्ट्रीज रेंट पे लेके रखी होगी, 5-6 फैक्ट्रीज चलाते होंगे, अब उन लोगों को कम फैक्ट्रीज चलाना है, वेयर हाउसेज किराए पे लेके रखे होंगे, लंबे समय के रेंटल्स होंगे, अब उतना रेंट नहीं पे कर सकते बॉस। उनमें से कई सारे एग्रीमेंट्स वनरस हो गए होंगे, कई सारे एग्रीमेंट्स। इनफैक्ट कुछ एग्रीमेंट तो ऐसे होंगे कि क्लोज करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। आप समझिए ये सब का इंपैक्ट आपको अब अपने क्लाइंट्स को पूछना पड़ेगा कि सर ऐसा कुछ है क्या, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने वाले हो तो बता दो हमको अभी, और क्लोजर के कोई चार्जेस रहेंगे क्या। इन सब को आपको कोविड-19 इंपैक्ट के अंदर में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट बी वेरी केयरफुल, विंडो ड्रेसिंग के अब बहुत ज़्यादा आसार बनते जा रहे हैं। कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वैसे भी आप कैंसिल करने वाले थे, हैड नथिंग टू डू विद कोविड, उन्हें भी इसके अंदर में मत दिखा देना। क्या होगा, आज सुनने को बड़ा अच्छा लगता है, पर मतलब अच्छा नहीं, गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ। आज सुनने को ठीक है, ऐसा लगेगा कि हाँ अरे ये लॉस तो कोविड के कारण हुआ, ये लॉस तो कोविड के कारण हुआ, ये लॉस तो कोविड के कारण हुआ। तो आपने बहुत सारे लॉसेस वहां पे देख लिए, लोगों ने समझ लिया। आप अगले साल के प्रॉफिट इंपैक्ट्स देखिए, आपने बहुत सारे लॉसेस कोविड के अंदर में डाल दिए, प्रॉफिट प्रॉफिट आपने रहने दिए। नेक्स्ट ईयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट में दिखेगा कि प्रॉफिट ने सडनली जंप मारा है, बहुत भयानक जंप मारा है, जबकि उतना जंप होना नहीं चाहिए। शेयर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, इन्वेस्टर्स को सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी, कई सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जब आप इस तरह की रिपोर्टिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, कई सारी कंपनीज के पास कई सारे लॉस अक्यूमुलेटेड पड़ा होता है पुराने सालों का, ठीक है, कि आगे जाके कवर अप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस के अंदर में, तो उससे रिलेटेड आप डेफर्ड टैक्स एसेट बना के रखते हैं, राइट। अब एक बहुत बड़ा डाउट फिर आ गया, क्या फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अब अगर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो डीटीए प्लीज कंटिन्यू मत कीजिएगा। सो दैट विल बी अ वेरी बिग इंपैक्ट। और डीटीए को एलिमिनेट करते हैं तो पीएनएल के थ्रू एलिमिनेट करते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। हाँ ओसीआई से रिलेटेड है तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वहां पे आपको देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंपैक्ट डीटीए वगैरह के रिपोर्टिंग हट रहा है। आने वाले ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने, 5 महीने, बहुत कम पीरियड बोल रहा हूँ, शायद उससे भी ज्यादा, कई सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आने वाले हैं। 31 मार्च 2020 और क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर जून 2020, जिसके अंदर कंपनीज अपना कोविड-19 इंपैक्ट डिस्क्लोज करेगी। आप समझिए उसमें बहुत सारी चीज़ें पीएनएल के अंदर में इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखने वाली है, जिनमें ये सारी की सारी चीज़ें आती है। आपकी इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपकी इन सब से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, अब हम कुछ क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो बताएंगे कि भाई ये वो चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा ह्यूज है। डेटर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, डेटर्स आर नॉट कवर्ड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37, दे आर कवर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32। 32 आपको इम्पेयरमेंट के दो कंसेप्ट बताता है। आपका डेटर अगर नॉर्मली आपको पैसा देता रहता है, डेटर्स वगैरह में नॉर्मली लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस के बेसिस पे हम लोग एक्सपेंस बुक करते हैं, प्रोवाइडेड वो 12 महीने के अंदर पेमेंट देते हैं। टर्म लोन्स और कई सारे ऐसे लोन्स वगैरह जो रहते हैं जिनके ऊपर आप नॉर्मली इम्पेयरमेंट के लिए प्रोविजंस बनाते हैं डेटर्स वगैरह पे। ये प्रोविजन आप कैसे बनाते हैं, अगर एक डेटर है जान पहचान का है, हाँ भाई अच्छी सिचुएशन है, हमेशा टाइमली पेमेंट देता रहता है, हम दो तरह से स्प्लिट कर देते हैं। वो लोग जो टाइमली पेमेंट देते रहते हैं, 12 मंथ में कुछ एक्सपेक्टेड है क्या कि लॉस होगा, उसका प्रोविजन बनाते हैं 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। और अगर उससे ज्यादा है तो हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का इंपैक्ट लेते हैं। आप समझिए कई सारी कंपनीज है जिनकी क्रेडिट रेटिंग अभी कम से कम 1 से 2 पॉइंट तक के गिरी है, नेगेटिव में बहुत सारे लोग चले गए, स्टेबल में ग्रोथ अच्छे लेवल से स्टेबल लेवल के ऊपर आ गए बहुत सारे लोग। कई सारी कंपनीज है जिनकी क्रेडिट रेटिंग हम लोगों ने देखा कि यस क्रेडिट रेटिंग के ऊपर बहुत ह्यूज इंपैक्ट है। अब आप 12 मंथ क्रेडिट लॉस से लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। एज पर इंडियस अगर क्रेडिट रेटिंग गिरती है तो आप 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस से लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस के ऊपर जाते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ये कंपनी कई सारे लोगों को अनसिक्योर्ड लोन्स भी देती है। ऑब्वियसली बात है पूरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख के देती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा, बट द पॉइंट इज अब ऐसे कई सारे लोग हैं ये अनसिक्योर्ड के कारण जो अब ये पेमेंट शायद देंगे, इसमें भी डाउट होगा।
इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग वगैरह के ऊपर बहुत सारे कंपनीज ने, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कमेंट किया है डेट वी डोंट फोरसी कि इनमें से कई सारे आपके अनसिक्योर्ड लोन वाले पेमेंट देंगे, आपका कई बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, एंड दैट इज व्हाट इवन द शेयर फेस। शेयर मार्केट में उसका शेयर का प्राइस बहुत गिरा है, बहुत टूटा है। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट करेगी। नो डाउट बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए अभी इंड एस इंप्लीमेंटेशन डेफर किया गया है, उसमें कोई बात नहीं है, बट द पॉइंट इज कि इन सब चीजों के इंपैक्ट्स तो आप लोगों को नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बुक्स में भी लेना है, क्योंकि उनके बुक्स में भी ऐसे कई सारे लोन्स एंड एडवांसेस दिख रहे होंगे जो उन्होंने बांटे होंगे, और इनमें कई से सारे लोग होंगे जो आप शायद पेमेंट ना दे, इंटरेस्ट दे ही नहीं। मैंने इंटरेस्ट के बारे में आपसे बात किया, प्रिंसिपल भी ना दे, शायद कई सारे लोग डिफॉल्ट कर जाएं, कई सारे लोगों की क्रेडिट रेटिंग गिर गई होगी जिन लोगों को पेमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। तो ये सब का इम्पैक्ट आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, और इन सब को आपको कोविड-19 के अंदर में इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। हेज अकाउंटिंग, इसका इम्पैक्ट बहुत अजीब हो गया है। आप हेज क्यों करते हैं? आप हेज इसलिए करते हैं कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर शेयर मैंने खरीद के रखा है, मुझे लगता है इसका प्राइस बढ़ेगा इसलिए खरीद के रखा है, पर मेरे को डर है अगर गिर गया तो गिर गया तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका एक पुट कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में लेके रख लेता हूँ कि गिरा तो पुट कॉन्ट्रैक्ट से मैं हेज आउट करके बाहर निकल जाऊंगा, सेफ चलूंगा। तो उस बात का आपने प्रीमियम दे दिया। सडनली मैं शेयर मार्केट की बात करूं या कमोडिटीज मार्केट की बात करूं तो ये इतने वॉलेटाइल हो गए कि इनके प्रीमियम अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, पुट का प्राइस भी ऊपर जा रहा है। मैंने ये भी देखा, मतलब मैं अगर अपना लॉस एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार वहां पे हेज हो जाना चाहिए, तो उसका प्रीमियम का प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो देखिए हेज अकाउंटिंग में होता क्या है, हेज अकाउंटिंग में ये होता है कि अगर मेरे को कोई लॉस होने वाला है तो वो लॉस को मैंने कवर कर लिया है, सेफगार्ड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट विच इज अ डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया है, अजीब ही चल रहा है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 अप्रैल, क्रूड का आज का एक्सपायरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और अगला 18 मई के दोनों के प्राइस में क्रूड के 8,000 रुपए का फर्क था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 8,000 रुपए का फर्क था। ठीक है, मे बी आई एम नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं ट्रेडिंग नहीं करता इन सब चीजों में, बट दैट इज व्हाट आई रेड, और मैं आपको रफली बता रहा हूं इतना था फर्क, इतना चल रहा था। अब आप समझिए कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेके रखा है? अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को हेज करने के लिए, मुझे लगता है कि लॉस हो सकता है उसके कारण। अब अगर मेरे शेयर का प्राइस गिरता है, हेज का प्राइस बढ़ता है, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी अफेक्टिव हेज। तो क्या होता है, एक का लॉस दूसरे के गेन के साथ सेट ऑफ हो जाता है, और रिवर्स भी हुआ तो भी सेट ऑफ हो जाएगा। देखिए मुझे एग्जांपल देना जरूरी है आप लोगों को इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। अब शेयर का प्राइस अगर गिर रहा है, मेरे फॉरवर्ड्स के भी प्राइस गिर रहे हैं, तो मेरा हेज तो इनअफेक्टिव हो गया, मेरा हेज इनअफेक्टिव हो गया, मतलब ये सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट मीन्स मुझे मेरे कैश फ्लो हेज, फेयर वैल्यू हेज जो मैंने पहले हेजिंग इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन किए थे टू बी अफेक्टिव, आई विल हैव टू रीचेक कि क्या ये अभी भी अफेक्टिव है। एंड माइंड माय वर्ड्स, ऑलमोस्ट 70% इनमें से इनअफेक्टिव हो चुके होंगे, ऑलमोस्ट 70% इनअफेक्टिव हो चुके होंगे। ठीक है, तो उनका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। मैं क्यों इनअफेक्टिव बोल सकता हूँ? क्योंकि अगर आप एफ एन ओ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा शेयर का प्राइस अब अगर 5% से गिर रहा है तो एफ एन ओ के अंदर में इम्पैक्ट 25 से 30% हो रहा है। तो हम बोल रहे थे यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे जो गेन है उससे सेट ऑफ हो रहा है ना, वहाँ पे जो गेन है वो बहुत वॉलेटाइल है कंपेयर टू द लॉस ओवर हियर, और ये एकदम परफेक्ट सिमेट्री में नहीं चल रहा है, परफेक्ट सिमेट्री के अंदर में नहीं चल रहा है। सो अब इनफेक्टिव कई सारे हेज 31 मार्च को हो चुके होंगे बिकॉज ऑफ दिस। तो 31 मार्च 2020 रिपोर्टिंग के समय, क्योंकि ऑलमोस्ट शेयर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हम लोगों ने, शेयर मार्केट वाज डाउन एट अराउंड 25 मार्च। मैं शेयर मार्केट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेटिव्स भी, कमोडिटीज मार्केट आप पकड़ के चलिए, सेम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट कंसीडर द सेम टू बी कमोडिटीज मार्केट। डेरिवेटिव्स कमोडिटीज के साथ लिंक कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया 32 की बात कर रहा हूँ। अगर आप कमोडिटीज के बाहर जाते हैं तो इंडिया 32 में एक ओन यूज एग्जेम्पशन होता है कि मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है ओन यूज के लिए, दे आर नॉट कवर्ड अंडर इंडिया 32। ओके, सो वी डोंट कंसीडर देम ओवर हियर। तो यस, इनमें से कई सारे इनफेक्टिव हो चुके होंगे, हमें उन्हें यहां कैश फ्लो हेज से हटाना होगा या फेयर वैल्यू हेज से हटाना होगा, बिकॉज दे हैव टर्न्ड आउट टू बी इनफेक्टिव। कैश फ्लो हेज में सारे के सारे फेयर वैल्यू इंपैक्ट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आते हैं, अब सब पीएनएल में आएंगे। फेयर वैल्यू हेज में सारे के सारे इंपैक्ट वैसे भी पीएनएल में आते थे, पर हम बोलते थे कि ये हेज कर रहे हैं, अब हम इसकी हेज नहीं डेरिवेटिव अकाउंटिंग करेंगे।
ठीक है, तो जिन लोगों को डेरिवेटिव अकाउंटिंग आती है वो लोग ये बात समझ जाएंगे, जिनको नहीं आती है मैं जानता हूँ आप लोग शायद ये बात ना समझ पाए मेरी, पर इतना समझ लीजिए आप हेज अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। मैं अभी फिलहाल वो बात आपको नहीं समझा पाऊंगा कि अकाउंटिंग कैसे करना है। प्लीज, वी आर नॉट ओवर हियर टू डिस्कस द सेम। आई होप यहाँ तक ये समझ में आया होगा एग्जैक्टली इंड एस 32 का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। इंड एस 113 फेयर वैल्यूएशन की बात करता है। आपको एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ती है। वैल्यूएशन रिपोर्ट हम वैल्यूएशन ऑफिसर्स से लाते हैं। काफ़ी हद तक इसका रोल वैल्यूएशन ऑफिसर्स के हाथ में रहेगा, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। बट यस, अब मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी हद तक के थोड़ा सा प्रेशराइज कीजिएगा कि वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए। 31 मार्च 2020 के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, ये प्रेशराइज कीजिएगा। एक बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी, क्या वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यूएशन के लिए अवेलेबल होगा, और होगा तो कब होगा। हमको तो रिपोर्ट जल्दी चाहिए, वैल्यूएशन ऑफिसर मना कर रहा है आने से। हाँ, ये दिक्कतें आएगी, इससे रिलेटेड कोई ना कोई रिलैक्सेशंस आएंगे, अभी तक तो नहीं आए हैं। तो आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक सिंस नो रिलैक्सेशन इज अवेलेबल, मार्केट बहुत अजीब सिनेरियो पे जा चुका है। हम अगर एक रिसेशन फेस कर रहे थे तो अब वो रिसेशन और ज्यादा आ चुका है, और सिर्फ यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में आ चुका है। तो आप अकेले नहीं झेल रहे, सब झेल रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान हुआ है तो नुकसान हुआ है। आप नुकसान बोल रहे हो तो कोई ये नहीं बोल रहा अरे यार मुनाफा हो गया अपने को। नुकसान सभी को हुआ है, ठीक है। आप बोलते हैं कि सर खाना पीने का सामान बिक रहा है, अरे बिक रहा है तो उनको भी प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, वहां पे उनका भी कॉस्ट बढ़ा है, नुकसान उनको भी होने वाला है, नुकसान वो भी बताने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नुकसान की रिपोर्टिंग कीजिए, अभी बिंदास कीजिए, अच्छे से कीजिए, डरिए मत रिपोर्टिंग करते समय। दिस इज द अपर वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह के ऊपर स्ट्रेस कीजिए, क्योंकि कई सारे एसेट्स की वैल्यू गिर चुकी होगी। ऑलमोस्ट हर स्टैंडर्ड वैल्यूएशन की बात करता है और फिर बोल देता है इंड एस 113 के हिसाब से वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन में डिस्काउंट रेट पे इंपैक्ट आएगा, बिकॉज आरबीआई हैज कट डाउन द रेट्स। कैश फ्लोज के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि अब फ्यूचर थोड़ा सा अनडिटर्मिनेबल हो गया है, इसीलिए। तो कई सारी चीज़ों के ऊपर इसका इंपैक्ट आने वाला है, इसीलिए आपको फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते समय केयरफुल रहना पड़ेगा। फेयर वैल्यू में 3 चीज़ें आती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैं आपको सबसे बड़ा इंपैक्ट बताता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी ने शेयर्स खरीद के रखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने सोच के रखा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम लोगों ने शेयर्स खरीद के रखे हैं। मार्केट कोरोना के डिक्लेरेशन के बाद ही ऑलमोस्ट 30 to 35% गिर गया था। 31 मार्च का सीनेरियो बता रहा हूँ, उसके बाद उसने क्या कवर किया वो सब के बारे में बात नहीं करेंगे। 31 मार्च 2020 मार्केट टूटा हुआ था, अच्छा खासा गिरा हुआ था, अच्छा खासा डाउन था। तो ये सारे के सारे शेयर्स की भी वैल्यू आप पकड़ सकते हैं, ऑलमोस्ट 30% से लेके 60 to 70% तक के तो गिर चुकी थी। अब हमें वो वाली वैल्यूज लेना है, या हम जो रिपोर्टिंग डेट ले रहे हैं उसकी वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ तो यही बोला गया है 31 मार्च की वैल्यू लेना है। आप इंड एस 10 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट को मिक्स नहीं कर सकते विद इंड एस 113, क्योंकि वैल्यू डिटरमाइन करते समय 31 मार्च की फेयर वैल्यू ली जाती है। मेरे हिसाब से क्या करना है, 31 मार्च की फेयर वैल्यू लेना है, पीएनएल पे इंपैक्ट ले लेना है, पर आपको साथ साथ में एक डिस्क्लोजर दे देना चाहिए कि जिस दिन आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं, साइन कर रहे हैं, जो शेयर्स के प्राइस गिरे थे वो वापस ऊपर भी चढ़े। जो शेयर्स के प्राइस गिरे थे पूरी तरीके से तो नहीं चढ़े, पर काफ़ी हद तक के वापस से ऊपर तक के चढ़े। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू वापस ऊपर आ गई, उसे नीचे डिस्क्लोज कर दीजिए कि नो डाउट 31 मार्च को प्राइस गिरा था, पर ये प्राइसेस काफ़ी हद तक कवर हो गए हैं। दूसरा, आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स लेके रखे थे 10% 11% लोन के ऊपर, इसमें दो इम्पैक्ट्स आएंगे, एक वो एक्सपेक्ट लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस वाला इम्पैक्ट। दूसरा, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, मैं उनके बारे में अगर आपको बोलूं तो उन्होंने टाटा मोटर्स के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिए थे, अब टाटा मोटर्स की क्रेडिट रेटिंग गिर गई, तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स में लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस के बेसिस पे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। दूसरा इंपैक्ट मैं आपको बताता हूँ, डिस्काउंट रेट चेंज हो गया तो फेयर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैज चेंज। अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अकाउंटिंग कर रहे थे या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो डिस्काउंट रेट चेंज हमको करना पड़ेगा। 31 मार्च को नया जो अब आरबीआई ने जो भी रेट कट किए हैं उसके बाद से जो भी रिस्क फ्री रेट बनता है उसके बेसिस पे डिस्काउंट कीजिए। फेयर वैल्यू चेंज को एज प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो लॉस पीएनएल में दिखाइए, और डिस्क्लोजर दीजिए कि ये कोविड-19 के कारण हुआ है। ये कई सारी चीज़ें आप पहले नहीं करते थे, अब सब करना है, इस बार सब करना पड़ेगा। बहुत सारे इंपैक्ट्स आने वाले हैं। हर इंडेस का जो छोटा से छोटा बारीक पॉइंट था ना, जो इग्नोर कर देते थे, अरे यार इसका कोई इंपैक्ट मटेरियल नहीं है, अब सब मटेरियल है, सब कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन काफ़ी वाइड है, और कई सारी जगहों के ऊपर में ये आपको बताता है कि हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज ओवर द पीरियड करना चाहिए, ना कि इमीडिएटली।
जैसे कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कीजिए ओवर द पीरियड। कुछ सर्विस आपने, कुछ रेवेन्यूज आपने इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर ली थी क्योंकि उनके रिलेटेड जो भी रिस्क थी या परफॉर्मेंस थी सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको ध्यान में होगा आईसीआई ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स वगैरह से रिलेटेड कि आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मत कीजिए, यानी जब पूरा फ्लैट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेल डीड लगेगी आप तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत कीजिए, ओवर द पीरियड कीजिए, जैसे जैसे पैसे मिल रहे हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कीजिए। गाइडेंस दिया था, कई सारे लोगों ने वो गाइडेंस नहीं फॉलो किया क्योंकि गाइडेंस अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट की तरफ से ही है। उन्होंने बोला नहीं इंडियस का ये मतलब नहीं है, इंडियस का क्लियर मतलब है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। कई सारे बिल्डर्स ने उसके कारण लॉस भी दिखाया, पर कुछ लोगों ने उसे अडॉप्ट किया, कुछ लोगों ने आईसीआई की गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया। अब प्रॉब्लम यह है कि कई सारे लोग, मैं बिल्डर्स का एग्जांपल स्पेसिफिकली ले रहा हूं, कई सारे लोग अब जो फ्लैट्स वगैरह बुक करके रखे थे वो कैंसिल कर देंगे अपनी बुकिंग्स, होगा ये इम्पैक्ट। या वो लोग बार्गेन करेंगे, बोलेंगे कि सर जो प्राइस डिटरमाइन किया गया था अब आप अपने फ्लैट का प्राइस कम कीजिए, मार्केट में सभी जगह प्राइस कम हो गया, नहीं तो हम कैंसिल करके जा रहे हैं, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा फ्लैट, बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। मरता क्या नहीं करता, प्राइस कम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में उसका इंपैक्ट आएगा। क्या आप पहले ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, रिवर्स कीजिए। क्या आप ओवर द पीरियड कर रहे हैं, रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। आप क्या प्रपोर्शन में कैसे बुक कर रहे थे उसे रिवाइज कीजिए। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट वनरस हो गए होंगे, पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें रेवेन्यू होगा, पर अब जो कॉस्ट लग रही है उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो रेवेन्यू तो अब एक तरफ रह गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 आ जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वनरस करके लॉस बुक कर देना है, रेवेन्यू तो एक तरफ रह गया, लॉस बुक करना पड़ेगा। तो यस, ये सारे के सारे इंपैक्ट्स इंडियस 115 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे कि हाँ ये सब चीजें भी आएगी। बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे, स्पेसिफिक क्वेरीज रहेगी। अगर आप किसी के यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेरी है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बता दूंगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। लीज, अनदर बिग इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों के लिए, हीरा नंदानी जैसे लोग जिन्होंने लीज के ऊपर में अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह देके रखी है, इन्हें भी इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। मेरे कई सारे क्लाइंट्स अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं, टर्म कम कर रहे हैं, अमाउंट चेंज कर रहे हैं। तीन चीज़ें हो रही है देखिए, या तो लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको ये वेयर हाउसेस में कंटिन्यू नहीं करना है या फैक्ट्रीज कंटिन्यू नहीं करना है। दूसरा, लीज टर्म पहले जो डिफाइन किया गया था 10 साल, उसको रिवाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं सर अभी 10 साल तो हम लोग नहीं करेंगे, आप लीज टर्म को रिवाइज कर दीजिए, हम कम कर रहे हैं लीज टर्म। तीसरा, लीज रेंट कम कर रहे हैं, पहले जो रेंट डिफाइन हुआ था अब लोग बोल रहे हैं नहीं सर रेंट कम कीजिए, इतना हम पे नहीं कर सकते, नहीं तो हम छोड़ देंगे, हम दूसरी जगह पे जाने को तैयार हैं। अब आप समझिए, दो लोग यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक लेसर एक लेसी। जिसने एसेट लीज पे दिया है वहां भी लीज मॉडिफाई हो गया, जो लेसी है उसके लिए भी लीज मॉडिफाई हो गया। लेसर लीज रेंट दिखा रहा था, रेंटल इनकम, अगर वो ऑपरेटिंग लीज अकाउंटिंग कर रहा था तो रेंटल इनकम को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे दिखाया जा रहा था। अब लीज रेंट रिवाइज हो गया, लीज रेंट रिवाइज हो गया, तो लीज रेंट इज मॉडिफाइड। सो बिकॉज द लीज रेंट इज मॉडिफाइड, हो सकता है कोई डेफर्ड रेंट दिख रहा हो सकता है नहीं दिख रहा हो सकता है कोई लीज रिसीवेबल दिख रहा हो सकता है नहीं दिख रहा हो, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप जो भी लीज रेंट दिखा रहे थे, अगर आप फाइनेंस लीज दिखा रहे थे, फाइनेंस लीज, तो आप लीज रिसीवेबल करके लेसी के नाम पे एक एसेट दिखा रहे थे आपके बुक्स में कि इतना पैसा रिसीवेबल है ओवर द पीरियड। जिन्होंने फाइनेंस लीज पढ़ा उनको पता होगा, लेसर के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। अब लीज रेंट चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा लीज रिसीवेबल, डिफरेंस पीएनएल में डालेंगे, और इसमें पीएनएल में डालते समय हम लिखेंगे ये कोविड-19 इंपैक्ट के कारण हुआ है। लेसी, लेसी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज, चाहे वो कैसा भी लीज हो, 12 महीने के ऊपर का अगर लीज है तो सीधा सीधा लिखता है राइट टू यूज एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ये एक सीधी सीधी जर्नल एंट्री वो पास करता है, सिंपल एक ही लीज जर्नल एंट्री रहती है। अब रेंट कम हो गया, लीज टर्म कम हो गया या लीज कैंसिल हो गया, तो बुक्स में राइट टू यूज एसेट भी दिख रहा है, लीज लायबिलिटी भी दिख रहा है, आपको दोनों को करना पड़ेगा रिवाइज। सपोज कीजिए कि 5 साल का एग्रीमेंट बचा था, आपने रिवाइज करके 3 साल कर दिया, तो राइट टू यूज एसेट कैसे निकाला जाएगा, राइट टू यूज एसेट डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 ये रहेगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 ये हटाना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 रहेगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 एलिमिनेट करना है, पीएनएल में डाल दो। लीज लायबिलिटी रिकैलकुलेट करो, जिस रेट पे ओरिजिनली डिस्काउंट करके लीज लायबिलिटी डिटरमाइन की थी ना, जिस रेट पे ओरिजिनली ये लीज लायबिलिटी को कैलकुलेट किया था, उसी रेट पे रीडिस्काउंट करो। आज डिस्काउंट रेट बदल गया है, मत लो पुराना वाला रेट, पुराने रेट पे रिकैलकुलेट करो, पुराने रेट पे लीज लायबिलिटी को रिकैलकुलेट करो, कम हो गया डिफरेंस को पीएनएल में डाल दो,
डिफरेंस को पीएनएल में डाल दो, एक तरफ गेन एक तरफ लॉस, डिफरेंस दोनों के पीएनएल में ही गए। ऐसा मत करना। आप क्या गलती करेंगे मैं बताता हूं, लीज लायबिलिटी आप रिवाइज करोगे और उतने ही अमाउंट पे राइट टू यूज एसेट दिखा दोगे। नहीं, ये नहीं होगा। अगर ये पूरा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है तो राइट टू यूज एसेट भी पूरा पीएनएल में, लीज लायबिलिटी भी पूरा का पूरा पीएनएल में। नेट इंपैक्ट या तो गेन होगा या लॉस, जो भी होगा। ये इंपैक्ट्स लेने पड़ेंगे और ये इंपैक्ट बहुत ह्यूज होगा। फ्लाइट्स, एयरलाइन इंडस्ट्री सब लीज पे हैं, सब यही अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो सबको उसका इंपैक्ट लेना है। सबको उसके इंपैक्ट के ऊपर अच्छे खासे लॉसेस वगैरह बुक करने पड़ेंगे अगर उन्होंने टर्म्स वगैरह कैंसिल किए हैं या रिवाइज किए हैं तो। हीरानंदानी मैंने आपको कहा वो तो लेसर है, कई सारे लोगों को रेंट पे देते हैं। अब जो लोग इनसे रेंट पे लेते हैं, मुंबई के अंदर हीरानंदानी तो इतना बड़ा सारा एरिया है, वो सारे के सारे लोगों को अपना राइट टू यूज एसेट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप समझिए द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी वेरी 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 ह्यूज। आई होप मैं जस्टिफाई कर पाया जहां तक हो सके इस कंसेप्ट को। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। स्पेसिफिक क्वेरीज है आपको आपके स्पेसिफिक एंटिटी से रिलेटेड 8600364185 आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप मुझे कॉल करते हैं और मैं कॉल को पिक नहीं करता हूं, प्लीज एक व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसके लिए रिवर्ट बैक करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।